जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम क्लास 11th पॉलिटी की NCERT का MCQ कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि ये क्लासेस डेली चल रही हैं, तो आप इस क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस डैश जगह खाली स्थान पर कौन सा पूर्ति यहाँ पे होगा। उन बातों का घोतक है, इनमें से कौन सा उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अधिकार। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। तो अगर आपके पास अधिकार है तो आप अपनी जीवन को आवश्यक मतलब महत्वपूर्ण समझिएगा और आवश्यक समझिएगा। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स ना हो तो आप अपने जीवन को क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं समझ पाएंगे। चलिए कथन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ, बताइए क्या सही है क्या गलत है। मानव अधिकारों के पीछे मूल्य मान्यता ये है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। ये बात एकदम सही है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट मिल जाती हैं। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नहीं, ये कथन तो गलत है आपका। मानवाधिकार के पीछे कुछ मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने के मात्र से कुछ चीज़ों को पाने का अधिकारी हैं और एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक दूसरे के समान हैं और उनकी स्वतंत्रता है कि वो अपने समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए कार्य किया है, बढ़ावे के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपरोक्त परिषद कथन किस विचारक के हैं। तो बताइए ये किनके विचार हैं। तो ये विचार हैं आपके इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के ये विचार हैं और ये चीज़ इन्होंने दी है। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के इस साधारण विचार का ये गहरा अर्थ था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे। अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे। तो ये आपके कौन थे, इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट के विचार ने अधिकारों को एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हमें अपने के लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हम निश्चित करें कि दूसरों को अपना स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएं। तो इनके नैतिक अवधारणा के लिए दो विचार थे। पहला विचार कि आप दूसरों के साथ ऐसा आचरण करें जैसा आप खुद के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा ये निश्चित करना चाहिए कि आप अपने स्वार्थ सिद्ध का साधन किसी को नहीं बनाएंगे। क्लियर। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश दायित्व सौंपते हैं। तो अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए क्या सौंपते हैं, तो वैधानिक सौंपते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। अधिकार राज्य को ये बताता है कि राज्य को क्या करना है। ठीक।
अधिकार राज्य को ये बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है, तो बात तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने, तो इसका राइट आंसर क्या है? सामान्य सभा, जिसे आप महासभा कहते हैं, इन्होंने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। इस घोषणा की प्रस्तावना ये थी कि मतलब ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा में सभी देशों के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के साथ आज्ञा की जाएगी। मतलब सामान्य देश अपने राजनीतिक स्तर पर ध्यान देते हुए विद्यालयों, संस्थाओं और दूसरी जगह पर इसे पढ़ाएंगे और इसे मतलब बढ़ावा देंगे मानवाधिकार को। ठीक है, तो कहाँ पे? सामान्य सभा, महासभा में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आपका ये रिलेट कर रहा है। विश्व में स्वतंत्रता, न्याय, शांति का आधारशिला रखना, उत्तम जीवन स्तर, सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विधि के शासन को स्थगित करना, ये भी सही है। इसका मतलब सारे आंसर आपके सही हैं। विश्व परिषद फ्रांसीसी क्रांति कब गठित हुई थी? विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1789 में। ठीक है, यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए थे, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रांसीसी क्रांति आपने पढ़ा भी होगा 10वीं में, फिर आगे 11th में भी है आपका, ये चैप्टर शायद 6 में है। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा कथन है, ये आपको बताना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदायों के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। क्या ये कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। तो 1950 का दशक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनेक दक्षिण राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बराबर मतलब विषमताओं का खिलाफ चल रहा था। नागरिक अधिकार आंदोलन भी उभर रहे थे। तो इन सब को देखते हुए काले लोग, अनेक नागरिक राजनीतिक अधिकार से वंचित हो गए थे, जिसके चलते ये आंदोलन चल रहा था। तो प्रमुख नेता थे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए, ये कथन तो आपका गलत है। उन्होंने गोरे और काले लोगों के पृथकीकरण कानून के खिलाफ अनेक अकट प्रस्तुत किए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि पृथकीकरण की प्रथा गौर समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। ये सही है। ये प्रमुख नेता थे, ये गलत है। आपका कथन 2 और 3 सही है। असत्य पूछा है तो असत्य मतलब ए, क्योंकि ये गोरे के भी सपोर्ट में थे। इस कानून से इनका मानना था कि ये कानून एक तरफ से गोरों के भी खिलाफ है। हाँ, कथन दिया हुआ है ए और कारण दिए हुए हैं, बताना है आपको क्या सही है। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है, तो ये बात तो कथन गलत है। नागरिकता एक घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है, तो ये आपका सही है। नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है, और ये कहना कि नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है, तो ये गलत है, क्योंकि इससे समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्य की घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और ये बात आपका समाजशास्त्री T.H. मार्शल ने किया था।
किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री ने नागरिकता को समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्य से सर्वप्रथम सूत्रीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मैंने आपका आंसर पहले भी बता दिया था। इसका राइट आंसर है टी.एच. मार्शल। शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र प्राय चर्चा में रहता है। तो डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है आपका डरफर क्षेत्र? तो बताइए। ये क्षेत्र है आपका सूडान में। ठीक है, तो डरफर क्षेत्र कहाँ पे है? सूडान के डरफर क्षेत्र के जो शरणार्थी थे उनमें फिलिस्तीन, बर्मा, बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। और ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। तो डरफर क्षेत्र आपका कहाँ है? सूडान में है। आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पादन से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए थे? तो आपको पता है दलाई लामा भारत में रहते हैं। तो ये कब भारत आए थे? ये भारत आए थे 1959 में। ठीक है। शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस पदाधिकारी का नियुक्त किया गया था शरणार्थियों की समस्या और वैश्विक स्तर पर जांच करने और उनको मदद करने के लिए? तो ये किया गया था उच्चायुक्त। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल थी कि संयुक्त राष्ट्र ने जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की थी। दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? तो दक्षिण एशिया में जो कहर बरपाने वाली जो सुनामी थी, इससे बहुत लोग पीड़ित लोगों को सहानुभूति और सहायता के भावधार फूट पड़े थे। और ये सुनामी आपके आई थी वर्ष 2004 में। दक्षिण एशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटे छोटे रियासतों को एकीकरण कर वृद्ध राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रस्तावित किया था। मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर रियासतों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना का बात किया था। ये बात एकदम सही है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान किया था। तो ये कथन भी आपका सही है। एक मिनट। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्र का निर्माण आपका प्राकृतिक, कृत्रिम, वास्तविक, काल्पनिक समुदाय। जो राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। तो इसीलिए राष्ट्र का निर्माण काल्पनिक समुदायों द्वारा किया जाता है। राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो इसको हम अमेरिकन या फिर यूरोपियन मॉडल कहते हैं। क्लियर? धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है, ये सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य है कि वे ना तो धर्मतांत्रिक हैं, ना किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं, और ये संकल्प लेते हैं और मतलब ये जो प्रेरणा है इनको अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित हुई थी कि धर्म और राज्य सत्ता के संबंध में आपको निश्चित रूप से समझा जाता है। क्लियर? हस्तक्षेप नहीं करना है, यूरोपीय मॉडल याद रखिएगा। अगला कथन है हमारा, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। ओके, बात तो सही है।
इसके अंतर्गत संगठित धर्म ने सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता था। पहली बात कर रहा है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दशक में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो ये कथन तो सही है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था तुर्की में, लेकिन इसके अंतर्गत कह रहा है कि इसके अंतर्गत संगठित धर्म जो थे उन्हें सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन की बात कर रहा है, दबाया गया, हिमायत की गई। देखिए कथन ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन की हिफाजत की गई थी, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, कथन दोनों सही हैं, लेकिन वो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य क्या होता है? सरकार की शक्ति को विस्तारित करना, सीमित करना या फिर यथावत करना। तो मौलिक अधिकारों में सीमित करना, तो सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ये आपका सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाएगा और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण दिए हुए हैं। इंग्लैंड एक संवैधानिक राष्ट्र है। इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है, तो ये तो गलत है। इंग्लैंड के पास कई ऐसे दस्तावेज नहीं है जिसका संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेज और निर्णयों के एक लंबी श्रृंखला है और सामूहिक रूप से संविधान कहा जा सकता है। तो हम संविधानहीन उसको नहीं कह सकते। इंग्लैंड के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे संविधान कहा जा सके, और बल्कि उसके पास दस्तावेज हैं जो निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, तो ए गलत, ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान पे भरना है। तो बताइए, भारतीय संविधान निर्माती सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 290 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम कितने सीट आवंटित किए गए थे? तो देशी रियासतों को 93 सीट आवंटित किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सीट सदस्य चुने थे और देशी रियासतों को 93 सीट आवंटित किए गए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान निर्माता सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ओके, वे 3 समुदाय मुसलमान, सिख, हिंदू। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 3 प्रांतों में बांटा गया था, ये कथन तो आपका सही है। मुसलमान थे, सिख थे और हिंदू नहीं थे। यहाँ सही है ना, ये हिंदू नहीं थे, मुसलमान, सिख और सामान्य। ठीक है, उनकी जनसंख्या में अनुपात में बांटा गया था। मतलब एक तरफ आपका मुसलमान बांट दिया गया, एक तरफ आपका सिख बांट दिया गया, एक तरफ सामान्य। सामान्य मतलब हिंदू आ गए, इसमें सारे आ गए, इसमें हिंदू है सिर्फ, इसमें सामान्य ग्रुप था, जनरल। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्माता सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो रियासतों से परामर्श करके प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य अपने अपने प्रतिनिधियों को चुने और उनके
समानुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल सक्रिय मत पद्धति का प्रयोग करके रियासतों से परामर्श करके उनको प्रतिनिधियों को चुना गया था। क्लियर। तो 25-25 क्वेश्चन की क्लास है, क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 11th का ये क्वेश्चन चल रहा है और ये अभी चलेगा। तो जब पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम क्लास 12th में चलेंगे। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बाकी अभी और भी कोर्सेज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप उसे भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।